दोस्त होना भी जरूरी है। यार राहुल, कैसे हो? चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है। कहाँ चलेंगे? कहीं पहाड़ों पर? अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं बस की टिकट बुक करवा देता हूँ और अच्छा सा होटल भी देख लेता हूँ। ठीक है भाई, लेकिन जल्दी करो। लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया है कि कुछ दिन का रेस्ट तो बहुत जरूरी बन गया है। राज का शाम को फोन आता है राहुल के पास। राहुल, मैंने टिकट बुक करवा दिया है। आज शाम की ही बस है। जल्दी से सामान पैक कर लो। ठीक है, सामान तो मैंने पहले ही पैक कर लिया है। अब तो बस शाम का इंतजार है, जब हम बस पकड़ेंगे और निकल पड़ेंगे धर्मशाला की ओर। शाम को दोनों दोस्त बस स्टॉप पर मिलते हैं और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं शिमला की ओर। सुबह होते होते ये दोनों दोस्त शिमला पहुँच गए, जहाँ ये होटल पहुँचे और वहाँ से निकल पड़े पहाड़ों पर घूमने। राज, यहाँ पहाड़ों पर कितना सुकून है ना। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही है, और घूमने आए लोग भी यहाँ कितनी मस्ती कर रहे हैं। हाँ भाई, ये तो है। चलो कुछ खा ले। दोनों एक रेस्टोरेंट पे पहुंच गए। वहां इनकी रेस्टोरेंट चलाने वाले लड़के से दोस्ती हो गई, जिसका नाम जितेंद्र था। जितेंद्र, तुम यहाँ कब से हो और रेस्टोरेंट खोलने का प्लान कैसे बनाया? अरे भाइयों, मैं तो यहीं का हूँ। बस बाहर कुछ साल के लिए गया था नौकरी करने, पर फिर लौट आया और अपने यहाँ ही रेस्टोरेंट खोल लिया। पिछले 6 साल से यहीं पर हूँ। अरे लेकिन जितेंद्र, एक बात तो बताओ, रेस्टोरेंट ही क्यों? कुछ और काम क्यों नहीं? अरे भैया, अपना तो ये मानना है कि आदमी दुनिया में कहीं भी हो लेकिन उसे भूख तो लगेगी ही, और इसके लिए उसे खाना तो चाहिए ही। यानी ये धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता, इसलिए ये काम शुरू किया था। लेकिन इस काम में क्या मुनाफा भी होता है या फिर बस ऐसे ही काम चल रहा है शौकियाना तौर पर? अरे अरे, क्यों नहीं भैया। काम तो हो ही रहा है, और मुनाफा नहीं होता तो ये 10 लोगों का स्टाफ कैसे रख लेता। वैसे आप भी क्यों नहीं इस बिजनेस में हाथ आजमाते हो? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। अरे पैसों की चिंता क्यों करते हो? सिर्फ 5 लाख रुपए लगाकर भी आप काम शुरू कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे? अरे, आप रेस्टोरेंट में मेरे पार्टनर बन जाइए। जो मुनाफा होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। राज को ये सुनकर अच्छा तो लगा, लेकिन राहुल को इस ऑफर में कुछ दिक्कत लगी। उसने कोने में ले जाकर राज को समझाना शुरू किया। अरे राज, पागल मत बन। हम सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं। ये ऑफर के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? कुछ काम शुरू ही करना होगा तो दिल्ली में शुरू करेंगे, यहाँ शिमला में क्यों? अरे बेवकूफ, दिल्ली में 5 लाख रुपए में कौन सा काम शुरू करेंगे? यहाँ शिमला में इतने कम पैसों में काम शुरू कर लेंगे और 1 साल में मुनाफा लेकर वापस भी चले जाएंगे। ओहो, अरे भाई, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इस बिजनेस में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। याद रखो, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं, कोई बिजनेस करने नहीं। और इस जितेंद्र पर वैसे भी मुझे ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारी यही तो दिक्कत है, तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं होता। लेकिन मुझे तो है। मुझे पता है कि इतने कम पैसों में मुझे जितेंद्र अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा है। अरे लेकिन क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद जितेंद्र तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाएगा? अरे मुझे तो है। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ ये पता है कि जितेंद्र मेरे बारे में ज्यादा ना जानते हुए भी मुझ पर कितना भरोसा कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे उसकी मंशा ठीक नहीं है। बाकी तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मैं तो आज शाम की ही बस से वापस जा रहा हूँ। ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन याद रखना कि आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना। राहुल गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी ओर राज और जितेंद्र साथ में मिलकर काम करने लगे। राज ने अपने घर से 5 लाख रुपए ये कहकर लिए कि जल्द ही वो 2 गुने पैसे कमाकर 6 महीनों में लौटा देगा। कुछ दिनों बाद, भाई जितेंद्र, तुमने 5 लाख रुपए तो ले लिया है, लेकिन काम में बहुत तेजी नहीं दिख रही है। अरे भाई, काम में थोड़ा समय लगता है, चिंता मत करो यार। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पैसों का तो कुछ हिसाब दो। कहाँ लगाया है तुमने? अरे बड़े आए पैसों का हिसाब मांगने वाले। वो तो शुक्र मनाओ कि इतने कम पैसों में मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है। क्या कहा तुमने? मुझे काम पर रखा है? अरे मैं तो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ। बड़ा आया पार्टनर बनने वाला। औकात देखिए अपनी। 5 लाख में रेस्टोरेंट खरीद लिया है क्या? ऐसा है तो मेरे पैसे वापस करो।
मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। अरे पैसे कैसे, वो सब तो काम में लग गए। अब तुम्हें वापस जाना है तो चले जाओ, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। राज को अपने साथ होने वाले धोखे का एहसास हो चुका था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त राहुल की याद सताने लगी, जिसने पहले ही आगाह कर दिया था कि इस बिजनेस में धोखा है, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। राज को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जितेंद्र भाई, मेरे पैसे वापस कर दो ताकि मैं लौट जाऊं। मुझे अब तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना भाई। ये सुनते ही जितेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ राज पर टूट पड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। राज बेहोश हो चुका था। जब उसने आंख खोली तो उसे अपने सामने पूरा परिवार, पुराना दोस्त राहुल भी दिखा। सभी को देखकर राज की आंख में आंसू आ गए। राहुल, मुझे माफ कर दो। अगर समय रहते मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अरे शुक्र मनाओ कि जान बच गई। वो तो भला हो एक आदमी का जिसने मुझे फोन कर दिया था, तभी तुम्हारी जान बच सकी। मुझे माफ कर दे दोस्त, तेरी सलाह ना मानकर मैंने बड़ी भूल की है। अरे अरे भाई, मेरे हाथ मत जोड़ो। बस ध्यान रखना कि अच्छा दोस्त आपको हमेशा अच्छी सलाह देता है, इसलिए दोस्तों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। ढोंगी बहू। प्रीति एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसकी एक अच्छे घर में शादी हुई है। प्रीति का पति राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर है, जो आधे महीने विदेश में ही रहता और छोड़ जाता है अपने मम्मी पापा को प्रीति के भरोसे, जिसे इस देश को सुधारने की चुल ने परेशान कर रखा है। मम्मी पापा, कल एक डॉग वैक्सीनेशन का शिविर है, तो मैं वहीं पूरा दिन रहूंगी। आप मेरे लिए खाना मत बनवाना। अरे बेटा प्रीति, वो बाई तो काम छोड़कर परसों ही जा चुकी। एक नई बाई देखनी पड़ेगी। माँ, आप तो जानती ही हो ना कि मैं कितना बिजी रहती हूँ। अगर कल मैं नहीं गई तो कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे। देखिए, हम इंसान तो बोलकर अपनी तकलीफों को बता सकते हैं, लेकिन वो बेचारे, उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है मम्मी। अरे बोल के भी हम क्या हासिल कर पा रहे हैं। अब ठीक है बेटा, तू जा, मैं खाना बना लूंगी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। देश भर में जितने एनजीओज हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के अधिकार के लिए हो या गरीबों में खाना बांटने का काम हो, प्रीति सबसे जुड़ी हुई थी। रोज कहीं बाहर ही रहती थी, एक शिविर में नहीं तो दूसरे में, और छोड़ जाती थी अपने सास ससुर को उनके खुद के भरोसे। और जब कोई उसे कहे, अरे प्रीति, कभी तेरी सास का हाथ भी बटा दिया कर, तो उसका एक ही जवाब रहता था, देखो, हम लोगों को तो सब कुछ घर बैठे मिल जाता है। अगर आज मैं इस शिविर में नहीं गई तो पता नहीं कितने लोग सड़क पर आ जाएंगे। प्रीति को समझाना संभव ही नहीं था, और ये बात उसके सास ससुर भी मान चुके थे। इसलिए सुबह सुबह सास ही किचन में खाना बनाने जाती है और देखती है कि घर में सब्जियां खत्म है। अरे प्रीति बेटा, सुन तो जरा। क्या हुआ मम्मी? मुझे बहुत लेट हो रहा है, और आप तो जानते हो ना कि अगर मैं इस शिविर में नहीं गई तो। हाँ हाँ, कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे, सब जानती हूँ। अरे पर घर में सब्जियां खत्म हो गई है। अरे जब तू वापस लौटे ना तब लेकर आना, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी, चलिए मैं चलती हूँ। और हर बार की तरह प्रीति अपनी पार्टीज और आफ्टर पार्टीज में इतनी बिजी रह गई कि सामान लाना ही भूल गई। बात केवल सब्जियों की नहीं थी, लेकिन प्रीति हर रोज किसी नए शिविर में निकल जाती थी, अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर। एक हफ्ते बाद प्रीति के ससुर जी के हाथ में दर्द होने लगा। अरे बेटा प्रीति, पापा जी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, आज इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है माँ, आप हो आओ, मैं बाहर ही खा लूंगी। अरे बेटा, मैं कैसे ले जाऊं? ये काम तो हमेशा राहुल ही करता था,
और मुझे तो डर है कि कुछ ज्यादा बड़ी बीमारी ना हो जाए। ओफो, आज मुझे मेडिकल शिविर में जाना है। बेचारे बड़े बुजुर्ग जिनके अपने फैमिली वाले उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा। अगर मैं नहीं गई तो आप तो जानते ही हो, उनका चेकअप नहीं हो पाएगा। और हाँ बेटा, तू जा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। प्रीति के सास और ससुर दोनों ही काफी समय से प्रीति को समझाना चाह रहे थे कि उन्हें भी मदद की जरूरत है, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका था। उधर प्रीति शिविर में पहुंचकर सबसे मिल रही थी। काफी भीड़ थी और प्रीति इंस्टाग्राम पर फोटोज अपडेट करे जा रही थी। तभी प्रीति की दोस्त रीना उसके पास दौड़ती हुई आती है। अरे प्रीति, जल्दी चल। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे तू अभी सवाल मत पूछ और चल मेरे साथ। प्रीति रीना के साथ जाती है तो देखती है कि गरीब बुजुर्गों की लाइन में प्रीति के सास ससुर भी खड़े हैं। प्रीति को समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। उसके ऑर्गेनाइजेशन में सबकी नजर उसके सास ससुर पर थी और प्रीति को लगा कि बात उसकी इज्जत पर आ गई है। माँ, पापा जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हो कि ये शिविर गरीबों की मदद करने के लिए बनी है और आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह से लाइन में खड़े होकर। अरे बेटा, हम भले ही गरीब ना हो, पर जरूरतमंद तो है ही। हमारा भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। मेरे पति के हाथ में दर्द है। मैंने सुना कि जरूरतमंद बुजुर्गों का यहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, इसीलिए चले आए। नहीं, मतलब मैं तो। प्रीति को समझ में आ गया था कि समाज को संभालने से पहले उसे अपना घर संभालना चाहिए और वो सर झुकाकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है। माँ सिर्फ देना जानती है। मम्मी, आपका ये कुकिंग वाला शौक हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। घर में सब कुक के हाथ का बना खाना खाते हैं, फिर भी आप अलग से खाना फेंकने के लिए क्यों बनाती हो? पता भी है कि इस तरह कितना पैसा खर्च होता है। अरे पर बहू, मैं तो सब रोहित के पसंद का खाना बनाती हूँ। मम्मी, वो सब मुझे बचपन में पसंद था। अब इतना तेल खिलाकर बीमार करोगी क्या? वैसे भी मैं पूरा समय कभी क्लाइंट तो कभी बॉस के साथ मीटिंग में रहता हूँ, इसलिए आप अपनी बर्बादी को मेरा नाम तो मत ही दीजिएगा। ये है पिंकी की सास निर्मला, जिन्हें सबको अपने हाथ का खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राहुल और पिंकी को ये पसंद नहीं है। इसी के चलते वो निर्मला को खाना बनाने के लिए 10 बातें सुनाकर वहां से चले जाते हैं। मेरे मन में तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्यार है, पर शायद अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। मुझे गांव वापस चले जाना चाहिए। जहां एक तरफ निर्मला दोबारा गांव जाने के बारे में सोच रही होती है, वहीं उसका पोता परम अपनी दादी के शौक को प्रोफेशन में बदलने का आइडिया सोच रहा होता है। अगली सुबह निर्मला गांव वापस जाने के लिए कपड़े पैक कर ही रही होती है कि परम फोन लेकर दादी के पास पहुंचता है। दादी, आप कहीं नहीं जाओगी? अरे नहीं बेटा, मेरा गांव चले जाना ही ठीक रहेगा। इससे तुम्हारे मम्मी पापा की सारी दिक्कतें भी खत्म हो जाएगी। दादी, वो तो ना आपके आने से पहले कम थी और ना ही आपके जाने से खत्म होगी। उन्हें हमेशा पैसों की टेंशन में ही रहना है। मेरे पास आपको यहाँ रोकने का आइडिया है। आइडिया? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। इस पर परम अपनी दादी को YouTube खोलकर उसके बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुन दादी कंफ्यूज हो जाती है। अरे बच्चे, तूने इस बुढ़िया के बारे में इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। देख, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। तू मुझे जाने दे बेटा। अरे दादी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है।
मैं हूं ना हेल्प के लिए। आप बस खाना बनाओ, और पता है, YouTube की मदद से आप अपनी स्पेशल रेसिपी लोगों को सिखा भी सकती हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? मतलब बस घर बैठे मैं दूसरे लोगों को सिखा दूंगी? सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को सिखा सकती हो, और उसके लिए आपको सिखाने के पैसे भी मिलेंगे दादी। इस पर बहुत देर तक दादी को YouTube के बारे में समझाकर आखिर में परम उन्हें कन्विंस कर ही लेता है, जिसके बाद वो गांव जाने का प्लान कैंसिल कर YouTube चैनल शुरू कर देती हैं। हमने ये शुरू तो कर दिया, पर इससे कहीं रोहित और पिंकी को दिक्कत ना हो बेटा। दादी, वो आपके बारे में नहीं सोचते तो आप क्यों उनके बारे में इतना सोच रही हो? इसके बाद दादी पोता मिलकर खाने की वीडियो और साथ ही उनके ट्यूटोरियल की वीडियो बनाकर उन्हें YouTube चैनल पर अपलोड करने लगते हैं। सब खुशी से चल रहा होता है कि कुछ हफ्तों में ही पिंकी को इसकी खबर हो जाती है। हमारी पीठ पीछे घर में ये सब क्या चल रहा है? अरे मम्मी, आपको तो अपना टाइम पास करना है, पर उसमें मेरे बेटे का फ्यूचर क्यों खराब कर रही हो? पढ़ाई के टाइम आपके साथ किचन में लगा रहेगा तो फेल ही हो जाएगा ना। वैसे इस YouTube वाले के शौक के लिए आप जो फैंसी डिशेस बना रही हो, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मम्मी, आपको हमेशा पैसों की चिंता ही क्यों लगी रहती है? और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो आपसे ज्यादा दादी को उसकी चिंता है। इसीलिए मेरी पढ़ाई के बाद ही वो ये काम करती है। परम, अपनी मम्मी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? और मम्मी ने पैसों के बारे में कुछ गलत तो नहीं पूछा? जब घर में हम दोनों कमाते हैं तो ये पूछने का अधिकार तो है कि पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मम्मी का ये जानना जरूरी बनता है। पापा, आप अपनी मम्मी से कैसे बात करते हो, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। तो आपके मुंह से ये बातें तो अच्छी नहीं लगती। और रही बात पैसों की, तो आप दोनों हर समय मुझसे दूर रहने की कंपेंसेशन में जो पॉकेट मनी देते हो ना, हम उसी से ये सब कर रहे हैं। इस पर परम अपनी दादी को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद पिंकी और रोहित YouTube चैनल बंद करवाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन परम ऐसा होने नहीं देता। इसी तरह महीने बीत जाते हैं, पर चैनल का कुछ खास ग्रोथ ना देखकर निर्मला निराश हो जाती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आज तक मैं तेरा 1 रुपया भी वापस नहीं कर पाई। अब तो रोहित ने तुझे पैसे देने भी बंद कर दिए और तेरी सारी सेविंग्स भी खत्म होने को आई है। बेटा, मुझे लगता है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। दादी, YouTube चलने में मेहनत के साथ ढेर सारा सब्र भी लगता है। देखना, कुछ महीनों में सब सिर्फ आपको ही देखेंगे, और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो बंद कर देंगे। परम की बात से दादी मान जाती हैं और वो अपना काम जारी रखते हैं। अगले ही महीने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाता है, जिसमें सब घर में तो बंद हो जाते हैं, लेकिन साथ ही पिंकी की जॉब चली जाती है और रोहित के ऑफिस में भी ज्यादा अच्छे हाल नहीं होते। लेकिन वहीं लॉकडाउन के असर में निर्मला के सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ने लगते हैं। देखा दादी, मैंने कहा था ना, एक दिन सब आपको ही देखेंगे। अब तो आप बस रोज एक वीडियो अपलोड करो और जादू देखो। इसी के साथ लॉकडाउन के कुछ ही महीनों में निर्मला खाने वाली दादी के नाम से सारे सोशल मीडिया पर फेमस हो जाती है, जिस वजह से अब उन्हें YouTube के पैसों के साथ पेड एडवर्टीजमेंट और पेड प्रमोशन भी मिलने लगते हैं। उन्हीं पैसों की मदद से निर्मला अब बेटे बहू की नौकरी ना होने पर घर का खर्चा भी चलाने लगती हैं, जिसे देख रोहित और पिंकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब मिलकर निर्मला को सपोर्ट करने लगते हैं। कहानी है रामपुर गांव की, जहां के मर्द महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते। अरे अभी तक खाना नहीं आया,
क्या मुझे एक और शादी करने की जरूरत है? नहीं जी नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। खाना लेकर मैं अभी आई जी। गांव की पंचायत में भी फैसले हमेशा औरतों के खिलाफ ही रहते। मैं जो फैसला सुनाता हूँ वो भगवान की आज्ञा होती है। इस लड़के ने अपने मन से शादी करके अच्छा नहीं किया। लड़के को घर भेज दो और इसकी शादी इसकी जाति की किसी लड़के से करवा दो। लेकिन ये लड़के, इसे तो गांव के बाहर निकाल दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मासूम है, इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अरे कहाँ जाएगी ये बेचारी? कहाँ जाएगी? इतनी चिंता है तो पूरे परिवार का गांव निकाला कर देते हैं। बेचारे पूरे बसे बसाए परिवार को गांव छोड़ना पड़ता है। चाहे जो हो, अगर बेटियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ औरतों को दब कर रहना होगा। कोई भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर की मर्जी से ही होगा। तभी गांव का एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है। सरपंच साहब, जमींदार साहब, वो कालिया है ना, उसकी बेटी पढ़ने के लिए शहर जा रही है। अच्छा, ये कब हो गया? और कालिया की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की? लेकर आओ उसे और उसकी बेटी को। बस फिर क्या था, हाजिर हो जाते हैं कालिया और उसकी बेटी सरपंच के सामने। और कालिया, ये क्या सुनने में आ रहा है? बेटी को इंजीनियर बना रहा है तू? और ये बता, गांव में तो स्कूल नहीं है, फिर कहां से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी? राधा, जो कि कालिया की बेटी है, उसे लगता है कि सरपंच उसकी तारीफ कर रहे हैं। सरपंच जी, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, डिस्टेंस लर्निंग से। सभी में मैंने अच्छे नंबर पाए हैं, जिसे देखते हुए शहर की इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिली है। वाह जी वाह, क्या होती है ये? पहले तो ये बताओ, फिर आगे की बात करते हैं। पूरा गांव राधा की बात सुन रहा था और राधा बोलती जा रही थी। तो ऐसे मैं फ्री में एक अच्छी शिक्षा लेकर गांव में जो कुछ परेशानियां हैं, जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी समस्याओं के लिए काम करूंगी। मैं गांव को शहर से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण करवाने का प्रस्ताव रखूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमारा गांव भी तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। राधा की बात सुनकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुप रह नादान लड़की, गांव के खिलाफ जाने के लिए तुझे गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, वो भी पूरे परिवार के साथ। और हाँ, अगर ठीक से गांव में रहना चाहती है तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। हम तेरे लिए गांव का कोई होनहार लड़का देखेंगे। तभी गांव का एक आदमी बोल पड़ता है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, राधा बिटिया जो बता रही है, अगर वैसा हो जाए तो हम लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, और ना ही कोसों दूर पानी के लिए भटकना पड़ेगा। हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे, ना कि हमारी तरह खेती करते बैठेंगे। क्यों गांव वालों, राधा बिटिया का साथ देना चाहिए ना। सरपंच देखता है कि गांव राधा के साथ है तो वो चुप हो जाता है। वो घर आकर अपने सलाहकार से बात करता है, जो बहुत ही चालाक किस्म का इंसान होता है। अरे सरपंच साहब, आपको बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। एक बार गांव तरक्की कर गया, यहाँ के बालक पढ़ लिए तो कोई ना पूछेगा आपको। और फिर ये जो बेटा और बेटी है ना आपके, इनको भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा। हाँ, लेकिन करे तो क्या करे? वो ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मैं जैसा बोलूं करते जाइए। अगले रोज सुबह जब गांव वाले सोकर उठते हैं तो राधा के घर के बाहर और साथ ही वो लोग जिन्होंने राधा का सपोर्ट किया था, उनके घर के आगे लाल रंग से कल आऊंगी लिखा होता है। कल आऊंगी, यह क्या होता है? अरे यह तो खून से लिखा है,
लगता है कोई भूत प्रेत या चुड़ैल का साया है। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। सभी सरपंच के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। अरे ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। चलो मैं एक बाबा को जानता हूँ, उन्हें बुला लेता हूँ। सरपंच बाबा को लेकर गांव के घर के बाहर जाता है। ओहो, तो ये वो चुड़ैल है जो उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो गांव को बदलने का सपना देखते हैं। वो गांव को ऐसे ही संपन्न देखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी यहाँ का कायाकल्प करे। क्या तुम लोगों में से किसी ने गांव को बदलने की सोच रखी है? तभी राधा की माँ रोते रोते आती है। मेरी राधा घर से गायब हो गई है। अरे कोई तो बचाओ, मेरी बच्ची कहाँ गई? ले गई वो चुड़ैल, तेरी बच्ची को ले गई। अब वो उसे श्रापित करके छोड़ेगी। उस पर चुड़ैल का साया हो जाएगा। तभी बुरी सी हालत में राधा भी वहां आ जाती है। उसके बाल चुड़ैल की तरह फैले होते हैं और कपड़ों में खून लगा होता है। सभी राधा को देखकर डर जाते हैं। माँ, पता नहीं मुझे कौन उठा कर ले गया था। अरे दूर दूर हो जा चुड़ैल, अब हम लोग इस गांव में नहीं रुकेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल तो आप मेरे भरोसे गांव का हुलिया बदलने, अपने बच्चों को पढ़ाने और तरक्की उन्नति की बात कर रहे थे, तो आज क्या हो गया आपको? ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी। ये चुड़ैल गांव में आ चुकी है। ऐसे ही ये तुम्हारे घर के बच्चों को भी ले जाएगी। गांव वाले राधा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके माँ बाप रोते रहते हैं, लेकिन गांव वाले नहीं मानते। मैं भी अपनी बहन के साथ गांव के बाहर रहूंगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। वहीं सरपंच के घर पर सलाहकार कहता है। देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर भी वही शब्द लिखे होते हैं। और फिर सरपंच की बीवी कहती है, हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। तभी राधा का भाई वहां आ जाता है। अरे गांव वालों, मैंने सरपंच जी की बेटी को देखा था। वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही थी। अरे क्या मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं सरपंच जी, आप नहीं जानते। वो चुड़ैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी, जैसे राधा के अंदर आ गई थी। तभी सरपंच की बेटी वैसी ही हालत में वहां आती है जैसे राधा आई थी। पापा, पता नहीं कैसे मैं गायब हो गई थी। चुड़ैल, इसके अंदर भी चुड़ैल का साया है, मारो इसे। अरे नहीं नहीं, इसे भी राधा के पास गांव के बाहर ही भेज दो। अरे चुप रहो, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। अरे कैसे बात कर रहे हो सरपंच जी? आप तो बोल रहे थे कि आपका फैसला भगवान का ज्ञान होता है, तो अपने पर बात आई तो अब आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे ना ना ना, आपको अपनी बेटी को त्यागना ही होगा। अरे बुलाओ बाबा को। राधा का भाई बाबा को ले आता है, जिसे अब गांव वालों के डर के कारण सच बोलना पड़ता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो मोची था। ये सलाहकार महोदय ने मुझे कहा था एक्टिंग करने को। अब वो मुझे पैसे देने वाले हैं। अब मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहां राधा आ जाती है। देखा सरपंच जी, जब गांव के बच्चे साक्षर होंगे तो आप जैसे लोगों की चालाकी नहीं चलेगी।